डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग ओवेरियन फॉलिकल्स पे हैं। और लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया था कि एक फीमेल इंडिविजुअल का जब बर्थ होता है तो फीमेल इंडिविजुअल के बर्थ के समय प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, और ये प्राइमरी फॉलिकल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 मिलियंस मीन्स 20 लाख पर ओवरी होते हैं। और ये प्यूबर्टी के समय इनका जो नंबर है ये पर ओवरी 60,000 to 80,000 मतलब काफी कम हो जाता है। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल इंडिविजुअल में प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर अच्छा खासा होता है, लेकिन प्यूबर्टी आते आते इनका जो नंबर है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर नोटिस कर रहे हैं आप यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ देखिए जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें सिंगल लेयर्ड कवर है, और इस सिंगल लेयर्ड कवर का नाम हम लोगों ने बेसल लैमिना रखा है। बेसल लैमिना ग्लाइकोप्रोटीन से बना, यानी सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल्स नहीं है इसमें, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना स्ट्रक्चर है। और अब इसके अंदर जैसा मैंने बताया था कि फॉलिकल मीन्स ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, तो फॉलिकल जो प्राइमरी फॉलिकल के नाम से नोटिस होता है उसमें कौन से सेल्स होते हैं, तो याद रखेंगे आप, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। फॉलिक्यूलर सेल्स जो आप ये नोटिस कर रहे हैं आउटर रीजन में, पेरिफेरल रीजन में, ये फॉलिक्यूलर सेल्स मैंने नाम लिख रखा है, जो माइटोटिकली डिवाइड कर सकते हैं। और जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये प्राइमरी ओसाइट जो मियोटिकली डिवाइड कर सकता है। आप याद रखिए ओजेनेसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक प्राइमरी ओसाइट आगे फर्दर सेल डिवीजन के द्वारा सिंगल ओवम फॉर्म करता है। आप याद रखेंगे वन प्राइमरी ओसाइट से सिंगल ओवम फॉर्म होता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान। तो याद रखिए एक प्राइमरी फॉलिकल में ओनली वन प्राइमरी ओसाइट होता है, और वन प्राइमरी ओसाइट से सिंगल ओवम फॉर्म होगा। तो आप याद देखिए एक फीमेल इंडिविजुअल कितना ओवा प्रोड्यूस कर सकती है अपने पूरे लाइफ स्पॉन में, अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज में। तो याद रखिए वन ओवम के प्रोडक्शन के लिए वन प्राइमरी ओसाइट की रिक्वायरमेंट है, और एक प्राइमरी ओसाइट एक प्राइमरी फॉलिकल में होता है। तो जो प्राइमरी फॉलिकल का नंबर होगा वही कैपेबिलिटी होगी एक फीमेल इंडिविजुअल की कि वो उतना ओवा प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज में। तो एक फीमेल इंडिविजुअल कितना रिप्रोडक्टिव एज में ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, तो जो प्राइमरी फॉलिकल का नंबर है वो नंबर क्या है 60,000 to 80,000 पर ओवरी, ये नंबर है प्राइमरी फॉलिकल का। मतलब ईच ओवरी प्यूबर्टल लाइफ जब स्टार्ट होगा, यानी मीनार्क जब स्टार्ट होगा फीमेल में, और वहां से लेके मेनोपॉज तक एक ओवरी की क्षमता है कि वो 60,000 से 80,000 ओवा प्रोड्यूस कर सकता है। एक ओवरी की ये कैपेसिटी है। तो चूंकि वन पेयर ओवरीज हैं तो ईच ओवरी इतना ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, तो आप 2 मल्टीप्लाई कर दें तो इतना टोटल कैपेसिटी है एक फीमेल इंडिविजुअल की पूरे रिप्रोडक्टिव एज में एग्स प्रोड्यूस करने की। आप याद रखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में एग किसे कहेंगे, एग कहलाने के लिए सेल में कौन से फीचर्स होने चाहिए, तो कैसा एक सेल ओवम कहला सकता है, तो वो सेल बॉडी सेल ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला एक सेल ऐसा जिसके पास स्पर्म रिसेप्टर्स हों, जो स्पर्म जो मेल गैमेट है जो कि खुद भी एक सेल है, तो इस सेल को रिसीव करने में जो कैपेबल होगा सेल, दूसरा सेल जिससे आप फीमेल गैमेट ओवा कह सकते हैं। तो ओवम हम उस फीमेल बॉडी के सेल को कहेंगे जिसके पास स्पर्म रिसेप्टर हो, तो उससे स्पर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उससे बाइंड करेंगे और उसमें अपना न्यूक्लियस डोनेट करेंगे। तो स्पर्म रिसेप्टर का होना ओवम कहलाने के लिए एक रिक्वायरमेंट है, और दूसरा उसका जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड हो, यानी वो मियोटिकली प्रोड्यूस हुआ हो, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है एक सेल को ओवम कहा जाए इसके लिए। तो आप याद रखेंगे ह्यूमन बीइंग के केस में जो सेकेंडरी ओसाइट है जो प्राइमरी ओसाइट से मियोटिकली प्रोड्यूस होता है,
सेकेंडरी ओसाइट को कंसिडर करते हैं ओवम, क्योंकि इसके पास स्पर्म रिसेप्टर होता है, ये स्पर्म को रिसीव कर सकता है, स्पर्म के न्यूक्लियस को रिसीव कर सकता है, और साथ ही साथ ये हैप्लॉइड सेल है। तो याद रखने वाली बात है, ह्यूमन बीइंग के केस में सेकेंडरी ओसाइट ओवम है और ये प्राइमरी ओसाइट से प्रोड्यूस होता है। एक प्राइमरी ओसाइट से एक सेकेंडरी ओसाइट ही प्रोड्यूस होता है, यानी एक ओवम प्रोड्यूस होता है। और सेकेंडरी ओसाइट या ओवम कितना प्रोड्यूस होगा? जितना प्राइमरी ओसाइट का नंबर होगा। प्राइमरी ओसाइट का नंबर कितना होगा? जितना प्राइमरी फॉलिकल का नंबर होगा। यानी इस तरह से आप निकाल लें कि एक फीमेल इंडिविजुअल कितना ओवा अपने पूरे लाइफ रिप्रोडक्टिव एज में प्रोड्यूस कर सकती है। अब याद रखिए कि एक फीमेल को 450 to 500 एग्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ओवम की इतनी ही होती है अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज में, पूरे लाइफ स्पैन में। क्यों इतनी ही होती है? क्योंकि याद रखिए जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, उसमें प्यूबर्टी आएगी, उसमें जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, तो ईच मंथ 1 ओवम बन सकता है। तो 1 मंथ में एक ही ओवम फॉर्म होगा, तो 1 ईयर में कितना? तो 12 ओवा वो फॉर्म कर सकती है। चूंकि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्यूरेटली 28 डेज का होता है, तो हो सकता है 13 ओवा पर ईयर प्रोड्यूस करना हो सकता है फीमेल के द्वारा। तो यदि आप याद रखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव एज जो फीमेल का होता है वो मिनार्क से स्टार्ट होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग से स्टार्ट होता है, जो अराउंड 15 इयर्स ऑफ एज, और जो रिप्रोडक्टिव एज का एंड जो होता है जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, वो 50 के अराउंड होता है। तो अप्रोक्स 35 इयर्स रिप्रोडक्टिव एज होता है एक फीमेल का। तो यहाँ से ध्यान रखने वाली है कि पर ईयर कितना ओवा वो प्रोड्यूस कर सकती है, तो मैक्सिमम 13, और रिप्रोडक्टिव एज कितने ईयर का है? 35 इयर्स का। तो 35 into 13 ये टोटल ओवा रिक्वायर्ड है एक फीमेल इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव एज में, जो 450 से 500 के अराउंड आता है। लेकिन उसकी ओवम प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है? तो 60,000 to 80,000 ओवा ईच ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है। चूंकि 1 पेयर ओवरीज है, तो into 2 ओवा प्रोड्यूस होंगे टोटल। अब यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे, याद करेंगे कि भाई और क्या ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स तो एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है ओवरी में, तो फिर प्राइमरी फॉलिकल का क्या फ्यूचर है, वो कौन सा फॉलिकल फॉर्म करेगा आगे? जैसे आप नाम सुने होगा, ग्राफियन फॉलिकल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस एल्बिकेंस होता है। तो इनसे रिलेटेड मैटर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है किसके डेवलपमेंट के लिए। अब याद रखिए प्राइमरी फॉलिकल में फॉलिक्यूलर सेल्स हैं जो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, और ये माइटोटिकली डिवाइड होकर के ग्रैनुलोसा सेल्स फॉर्म करते हैं। तो ग्रैनुलोसा सेल्स माइटोटिक प्रोडक्ट हो गए फॉलिक्यूलर सेल्स के, और प्राइमरी ओसाइट मियोटिकली डिवाइड होकर के सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म करेगा। और इस तरह से ग्रैनुलोसा सेल्स और सेकेंडरी ओसाइट जब ये ऑर्गेनाइज होके एक ग्रुप को फॉर्म करेंगे, तो उस ग्रुप को ही कहते हैं हम लोग ग्राफियन फॉलिकल। तो आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए, व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल इज मास ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स जो फॉलिक्यूलर सेल से बने हैं, एंड सेकेंडरी ओसाइट जो प्राइमरी ओसाइट से बना है। तो ये आइडिया हो गया, ग्राफियन फॉलिकल इज मास ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड सेकेंडरी ओसाइट। अब यहाँ पे याद रखिए, तो यानी इसका मतलब है ग्राफियन फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल से जो बनता है, तो इसके लिए जरूरी है कि प्राइमरी फॉलिकल का फॉलिक्यूलर सेल ग्रैनुलोसा सेल को फॉर्म कर दे, और प्राइमरी फॉलिकल का जो प्राइमरी ओसाइट है वो सेकेंडरी ओसाइट को फॉर्म कर दे। और इसके लिए जरूरी है कि फॉलिक्यूलर सेल में जो कंसर्न्ड सेल डिवीजन है वो हो, कंप्लीट हो, और प्राइमरी ओसाइट में जो मियोसिस है वो कंप्लीट हो। तो यहाँ पे आप सीधे तौर पे याद रखेंगे ये क्या क्या? ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए ग्रैनुलोसा सेल्स और सेकेंडरी ओसाइट की रिक्वायरमेंट है, और इन सारे सेल्स का फॉर्मेशन सेल डिवीजन पे डिपेंड है, माइटोसिस एंड मियोसिस पे, और माइटोसिस मियोसिस रेस्पेक्टिवली फॉलिक्यूलर सेल और प्राइमरी ओसाइट में होते हैं। अब यहाँ पे याद रखिए कि प्राइमरी फॉलिकल के ये दोनों सेल रिलेटेड सेल डिवीजन में कैपेबल होंगे कि नहीं होंगे, ये कैसे तय होता है? यानी ग्राफियन फॉलिकल का बनना प्राइमरी फॉलिकल से
कौन से फैक्टर पे डिपेंड है। तो चलिए यहाँ पे याद रखिए कि फॉलिक्यूलर सेल्स एंड प्राइमरी ओसाइट ये दोनों अपने सेल डिवीजन को कंप्लीट करें, इसके लिए इनको मेटाबॉलिकली मैक्सिमम एक्टिव होना होगा। यानी अब इसे याद कर लें, ग्राफियन फॉलिकल का बनना फॉलिक्यूलर सेल, प्राइमरी ओसाइट जो प्राइमरी फॉलिकल के सेल हैं इनके सेल डिवीजन पे डिपेंड है, और इनका जो सेल डिवीजन है वो इनके मेटाबॉलिक स्टेट पे डिपेंड है। जब ये दोनों सेल मैक्सिमम मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे तब ये डिवाइड होंगे और ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होगा। अब मेटाबॉलिकली इनका मैक्सिमम एक्टिव होना एक हार्मोन पे डिपेंड हो गया जो है एफएसएच। आप जानते हैं एफएसएच हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं हम लोग। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्मेशन या कह लीजिए कि प्राइमरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल में मैचुरेशन के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? तो ये एफएसएच हार्मोन जो एंटेरियर पिट्यूटरी का सिक्रेशन है, ये ब्लड सर्कुलेशन में आएगा एंटेरियर पिट्यूटरी से, फिर एंटेरियर पिट्यूटरी से प्राइमरी फॉलिकल पे बाइंड करेगा। प्राइमरी फॉलिकल में कहां पे बाइंड करेगा? तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं और जो ये प्राइमरी ओसाइट है, फॉलिक्यूलर सेल और प्राइमरी ओसाइट ये दोनों एफएसएच रिसेप्टर रखते हैं अपने सरफेस पे, और ब्लड सर्कुलेशन से ये फॉलिक्यूलर सेल के सरफेस पे, प्राइमरी ओसाइट के सरफेस पे ये एफएसएच हार्मोन बाइंड करेगा। मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे दोनों सेल में, दोनों सेल्स मेटाबॉलिकली मैक्सिमम एक्टिव हो जाएंगे, ये दोनों सेल डिवाइड करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स बनेंगे, और इस तरह से ग्रेनुलोसा सेल और सेकेंडरी ओसाइट के बनने और उनके ऑर्गेनाइज होने से जो फॉलिकल बनेगा उसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इसी को हम डायरेक्टली कहते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल का जो बनना है ये एफएसएच पे डिपेंड है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि प्राइमरी फॉलिकल पर ओवरी तो थाउजेंड्स में है। क्या सारे प्राइमरी फॉलिकल में फॉलिक्यूलर सेल और प्राइमरी ओसाइट तो एक ही होता है, कंफर्म, एक प्राइमरी फॉलिकल में एक ही प्राइमरी ओसाइट होता है, लेकिन जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये 100 ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स पाए जाते हैं ईच प्राइमरी फॉलिकल में। तो क्या सारे प्राइमरी फॉलिकल का नंबर भी 60,000 से 80,000 है एक ओवरी में? तो क्या सब में फॉलिक्यूलर सेल्स गिन करके बराबर होंगे? तो श्योर आप आंसर करेंगे कि नहीं, प्राइमरी फॉलिकल टू प्राइमरी फॉलिकल फॉलिक्यूलर सेल का नंबर वैरी करेगा, और यदि इनका नंबर वैरी करेगा दूसरी तरफ याद रखिए कि एफएसएच रिसेप्टर फॉलिक्यूलर सेल्स के सरफेस पे जो बनता है या पाया जाता है, तो ये एफएसएच रिसेप्टर ऐसे सेल्स में गिन करके बराबर होंगे, हर सेल में इक्वल नंबर में होंगे? तो नहीं, एफएसएच रिसेप्टर का नंबर वैरी करेगा। तो कंक्लूजन क्या निकाला हम लोगों ने कि एक प्राइमरी फॉलिकल में सेल का नंबर वैरी करेगा, सेल के नंबर के वैरी करने की वजह से, और एक सेल पे रिसेप्टर्स के नंबर वैरी करने की वजह से प्राइमरी फॉलिकल में जो सम टोटल ऑफ एफएसएच रिसेप्टर्स होंगे वो फॉलिकल टू फॉलिकल वैरी करेंगे। यानी किसी में बहुत ज्यादा एफएसएच रिसेप्टर होगा, किसी में मीडियम नंबर में एफएसएच रिसेप्टर होगा, कुछ में एफएसएच रिसेप्टर काफी कम होगा। अब यहां से ऐसे कर लीजिए, तो प्राइमरी फॉलिकल का 3 फ्यूचर्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्राइमरी फॉलिकल ब्लड सर्कुलेशन से एफएसएच कितना रिसीव कर पाता है। तो जिस प्राइमरी फॉलिकल, याद रखेंगे आप, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जिस प्राइमरी फॉलिकल के पास मैक्सिमम एफएसएच रिसेप्टर होगा वो ब्लड सर्कुलेशन से श्योरली मैक्सिमम एफएसएच रिसीव करेगा, और तब वो मेटाबॉलिकली मैक्सिमम एक्टिवेट हो पाएगा, और तब उसके सेल्स सेल डिवीजन के द्वारा अपने प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, और उसी प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। यानी कंक्लूजन क्या निकाला कि जिस प्राइमरी फॉलिकल के पास मैक्सिमम एफएसएच रिसेप्टर होगा वही ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर हो पाएगा। ओके, अब यह देखिए, जो कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स मीडियम नंबर में एफएसएच रिसेप्टर रखेंगे वो मीडियम मेटाबॉलिकली एक्टिवेट हो पाएंगे,
तो वो इतना ज्यादा भी नहीं होंगे मेटाबॉलिकली एक्टिव कि ग्राफियन फॉलिकल में वो मैच्योर हों, और इतना भी कम नहीं होंगे मेटाबॉलिकली एक्टिव कि उनमें डिजेनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाए, उसके सेल्स धीरे धीरे डेड होने लगे, ऐसा भी नहीं होगा। यानी प्राइमरी फॉलिकल अपने ओरिजिनल फॉर्म में फर्दर एग्जिस्ट करेगा यदि उसके पास मीडियम एफएसएच रिसेप्टर है, यदि उनके पास वो मीडियम मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, तो वो प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में ही आगे एग्जिस्ट करेंगे, ना उनका मैचुरेशन होगा ना उनका डिजेनरेशन होगा। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स कम नंबर में एफएसएच रिसेप्टर रखेंगे, काफी लोएस्ट नंबर होगा उनके पास एफएसएच रिसेप्टर का, उनके सेल्स मेटाबॉलिकली सबसे कम एक्टिवेट हो पाएंगे। इस वजह से उनमें न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती चली जाएगी, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाएगा, और तब उनमें डिजेनरेशन प्रोसेस मतलब ग्रेजुअल लॉस ऑफ सेल, धीरे धीरे सेल्स कम होते जाएंगे, टोटली लॉस्ट नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे सेल्स मेटाबॉलिकली स्लो हो जाते हैं, काफी डल हो जाते हैं, और सेल्स का नंबर भी रिड्यूस हो जाता है। तब हम ऐसे प्राइमरी फॉलिकल को एटरेटिक फॉलिकल्स कहते हैं, जिसमें सेल्स, जिस प्राइमरी फॉलिकल के सेल्स मेटाबॉलिकली मैक्सिमम डल हो, स्लो हो, तो ऐसे प्राइमरी फॉलिकल को हम एटरेटिक फॉलिकल्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम फॉलिकुलर एट्रेशिया, डिजेनरेटिव प्रोसेस जो है प्राइमरी फॉलिकल का, इसे हम फॉलिकुलर एट्रेशिया कहते हैं। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि फॉलिकुलर एट्रेशिया का कारण क्या है, तो प्राइमरी फॉलिकल फॉलिकुलर एट्रेशिया एक डिजेनरेटिव प्रोसेस में कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, इसका कारण हो गया एफएसएच का सिक्रीशन जो है, एफएसएच की जो अवेलेबिलिटी है, या तो उसका कम होना, या फिर प्राइमरी फॉलिकल्स के पास एफएसएच रिसेप्टर्स का कम होना। क्योंकि जो फाइनल इंपैक्ट होगा वो एक ही होगा, यदि सिक्रीशन एफएसएच का कम हो रहा है और इनके पास रिसेप्टर ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन ही एफएसएच का कम है, तब भी एफएसएच का एक्शन इन पे कम हो पाएगा। और यदि एफएसएच का प्रोडक्शन नॉर्मल है लेकिन इनके पास रिसेप्टर कम है, तब भी एफएसएच का एक्शन इन पे कम होगा, और ये डिजेनरेशन प्रोसेस में जाएंगे, और इनका जो डिजेनरेटिव प्रोडक्ट होगा उसे हम एटरेटिक फॉलिकल्स कहेंगे। फॉलिकुलर एट्रेशिया याद रखेंगे, कारण हो गया लो लेवल ऑफ एफएसएच और पुअर प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच रिसेप्टर्स ऑन सेल्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। अब सवाल है कि फीमेल में बर्थ से ही मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी क्यों नहीं आ जाती, एक सर्टेन ईयर्स के गैप के बाद ही क्यों आती है, 11-12 ईयर्स के अराउंड ही क्यों आता है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, जैसे मैंने जस्ट कहा कि प्राइमरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योरेशन डिपेंड करता है ऑन गुड अमाउंट, गुड अवेलेबिलिटी ऑफ एफएसएच एंड गुड अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ एफएसएच रिसेप्टर ऑन सेल्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। तो याद रखेंगे आप कि जब बर्थ होता है फीमेल का, उस समय एफएसएच की जो अवेलेबिलिटी है वो सफिशिएंट नहीं होती, एफएसएच का सिक्रीशन सफिशिएंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक पीनियल एंडोक्राइन ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, और इसका जो सिक्रीशन है आप जानते हैं, इसका सिक्रीशन है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन जो भी गोनाडोट्रोपिन्स हैं, मतलब गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, एफएसएच और एलएच, तो मेलाटोनिन पर्टिकुलरली एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो जब तक बॉडी में पिनियल ग्लैंड है, मेलाटोनिन सिक्रेट होते रहेगा, और जब तक मेलाटोनिन का हाई लेवल मेंटेन है या सफिशिएंट लेवल मेंटेन है, एफएसएच का लेवल घटा रहेगा, लो लेवल पे एफएसएच सिक्रेट होगा, क्योंकि ये इनहिबिट करता है एफएसएच सिक्रेशन को। अब याद रखिए 11-12 इयर्स के अराउंड जो पिनियल ग्लैंड है ये डिजेनरेट हो जाता है, टोटली लॉस्ट, और इस वजह से मेलाटोनिन का फर्दर सिक्रीशन डल हो जाएगा और ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता जाएगा मेलाटोनिन, और इस तरह से तब एफएसएच का लेवल धीरे धीरे राइज करेगा और तब सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी। फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी का आना, इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाना। तो याद रखेंगे, इसीलिए हम पिनियल ग्लैंड और उसके मेलाटोनिन सिक्रीशन, दोनों को, मेलाटोनिन को हार्मोन लेवल पे एंटी प्यूबर्टल हार्मोन कहते हैं,
और टिश्यू लेवल पे इसको एंटी प्यूबर्टल ग्लैंड कहते हैं, पेनियल ग्लैंड को। अब यहाँ से आ जाइए ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर पे आने वाले हैं हम लोग। तो याद रखिए अभी जस्ट कहा मैंने कि ग्राफियन फॉलिकल इज मास ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड सेकेंडरी ओसाइट्स। अब याद रखिए जैसे प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर्ड कवर है, प्रोटेक्टिव कवर है, बेसल लैमिना कहते हैं हम लोग। तो जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है प्राइमरी फॉलिकल से, तो जो आउटर कवर है वो बाइलेयर्ड हो जाता है। जो आउटर मोस्ट सिथ है, कवर है, उसे हम थीका एक्सटर्ना कहते हैं। जो असेलुलर है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। और जो इंटरनल कवर है अंदर में, इसे येलो कलर से आप देख रहे हैं, इसे ट्यूनिका इंटरना कहते हैं या इसे थीका इंटरना कहेंगे। तो थीका इंटरना ये आप याद रखेंगे सेलुलर है और स्पेंडल सेल से बना हुआ है। आप याद रखेंगे स्पेंडल सेल्स ओवरी के स्पेस ओवेरियन स्ट्रोमा में नेचुरली पाए जाते हैं। तो जो कवर है उसे आप दो पार्ट में बांट दें। ग्राफियन फॉलिकल का कवर बाइलेयर्ड है, थीका एक्सटर्ना जो असेलुलर है, थीका इंटरना जो सेलुलर है, स्पेंडल सेल से बना हुआ है। मैंने कहा ग्राफियन फॉलिकल ग्रैनुलोसा सेल्स और सेकेंडरी ओसाइट रखता है। तो याद रखें ग्राफियन फॉलिकल के कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स 2-3 कंप्लीट लेयर में अरेंज रहते हैं। ये आप देख रहे हैं, आप ये जो कलर है, ठीक है, तो पर्पल कलर से आप जो देख रहे हैं ग्रैनुलोसा सेल्स को देख रहे हैं आप। ग्रैनुलोसा सेल्स का 2-3 लेयर कंप्लीट होता है, चारों तरफ से होता है, और इसे हम ग्रैनुलोसा लेयर कहते हैं। फिगर में मैंने सिंगल लेयर दिखाया है, लेकिन ये 3-4 लेयर्स हो सकते हैं, कंप्लीट लेयर। तो ग्रैनुलोसा लेयर क्या हो गया, थीका इंटरना के नीचे में अंदर में ग्रैनुलोसा लेयर है जो कंप्लीट लेयर है ग्रैनुलोसा सेल्स का। फिर आप देख रहे हैं ये कुमुलस ओफोरस दिखाया मैंने, ये जो 3-4 लेयर्स दिखाया मैंने, ये कुमुलस ओफोरस लिख रखा है। तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स ही हैं ये भी, लेकिन इनका जो लेयर होता है वो कंप्लीट नहीं होता। ये 3-4 इनकम्प्लीट लेयर हैं, चारों तरफ से नहीं होते। तो ग्रैनुलोसा सेल्स के 3-4 इनकम्प्लीट लेयर्स टुगेदर कुमुलस ओफोरस कहलाते हैं। जैसे 3-4 लेयर्स कंप्लीट होगा तो उसे ग्रैनुलोसा लेयर कहते हैं। बस यही फर्क है कि ये कुमुलस ओफोरस भी ग्रैनुलोसा सेल से ही बना है, बस इनकम्प्लीट लेयर 3-4 लेयर्स, ठीक ना, ग्रैनुलोसा सेल्स के हैं यहाँ पे। उसके बाद जब इन जो कुमुलस ओफोरस है उसके इनकम्प्लीट होने के वजह से स्पेस क्रिएट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो इस स्पेस को हम एंट्रम कहते हैं, और एक कैविटी है ग्राफियन फॉलिकल का, और इसमें एक लिक्विड, एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम लिक्विड फॉलिकुली कहते हैं। अब यहाँ से याद रखिए क्वेश्चन, तो एंट्रम में सेकेंडरी ओसाइट एंट्रम में सस्पेंडेड लटका हुआ होता है। किसके थ्रू लटका हुआ है, एंट्रम में सस्पेंडेड है, तो आंसर होगा कुमुलस ओफोरस के थ्रू ये सस्पेंडेड रहता है। याद रखेंगे ये जो येलो कलर देख रहे हैं आप, ये सेकेंडरी ओसाइट है, और सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड 2 प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं जिसे हम अलग से डिटेल डिस्कस करेंगे। जो सेकेंडरी ओसाइट का इनर प्रोटेक्टिव कवर है, इससे हम लोगों ने नाम दे रखा है, ये इसे हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और 2 प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं, एक बाहर में, तो जो बाहर की तरफ है आउटर दिख रहा है ये कोरोना रेडिएटा हो गया, और जो इनर प्रोटेक्टिव कवर है ये जोना पेलुसिडा। तो सेकेंडरी ओसाइट ह्यूमन एग हो गया, और इस पे जो 2 प्रोटेक्टिव कवर्स हैं उसमें से याद रखिए इनर प्रोटेक्टिव कवर जिसे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं हम लोग, वो जोना पेलुसिडा हो गया। एसेलुलर है, वो ग्लाइकोप्रोटीन से वो भी बना है। और जो बाहर आउटर कवर प्रोटेक्टिव कवर है उसे कोरोना रेडिएटा कहेंगे, जो सेलुलर है कोरोना सेल से बना हुआ है। आप याद रखेंगे ये कोरोना सेल्स भी ग्रैनुलोसा सेल्स ही हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स जब सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड ऑर्गेनाइज होंगे प्रोटेक्शन पर्पस से, तो उन्हें हम कोरोना सेल्स कहते हैं, और उनके लेयर को कोरोना रेडिएटा नाम देते हैं। अब यहाँ से ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ग्राफियन फॉलिकल का। इस फॉलिकल को हम लोगों ने ग्राफियन फॉलिकल नाम क्यों दिया, तो डिस्कवरर के नाम पे नाम रखा है। इस ग्राफियन फॉलिकल के जो डिस्कवरर हैं उनका नाम है RD ग्राफ याद रखेंगे आप। तो ये ग्राफियन फॉलिकल के डिस्कवरर, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप। अब यह देखिए ग्राफियन फॉलिकल, क्या क्वेश्चन है
कि क्या प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल डायरेक्टली फॉर्म्ड हो जाता है, सीधे प्राइमरी फॉलिकल का प्रोडक्ट ग्राफियन फॉलिकल है? तो नहीं, बीच में दो और हैं। आप याद रखेंगे, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, फिर फाइनली ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे याद रखिए, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो आगे कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? LH। आप याद रखिए, प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कौन चेंज करता है? तो हार्मोन FSH। और इसके सेल पे किस हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं? तो प्राइमरी फॉलिकल के सेल्स पे FSH रिसेप्टर होते हैं। तो उसी तरह से याद रखिए, ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कौन चेंज करता है? तो आंसर LH। आप याद रखिए, ग्राफियन फॉलिकल किस सेल का मास है? तो ग्रैनुलोसा सेल्स एंड सेकेंडरी ओसाइट। आप याद रखिए, तो ग्राफियन फॉलिकल के ग्रैनुलोसा सेल्स और सेकेंडरी ओसाइट पे LH रिसेप्टर होता है और तब वो LH के रिस्पॉन्स में वो चेंज होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो है फर्दर चेंज होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। तो याद रखेंगे आप, टू द पॉइंट, ग्राफियन फॉलिकल के सेल्स पे LH रिसेप्टर होता है और LH ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? तो याद रखिए, सबसे पहले LH जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उसमें इवोक करता है कि वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बनाए, और फिर जैसे जैसे LH का लेवल अपने पीक की ओर आएगा वैसे वैसे ग्रैनुलोसा सेल्स जो देख रहे हैं आप ग्राफियन फॉलिकल के, वो एक्सेस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बनाते चले जाएंगे और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के मास लेवल पे रिलीज होने से यहाँ ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ये डिस्ट्रैक्ट होगा, रप्चरिंग होगी ग्राफियन फॉलिकल में, और ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये बाहर रिलीज हो जाता है। इसे हम ओव्यूलेशन नाम देते हैं। ओव्यूलेशन मतलब सेकेंडरी ओसाइट या ह्यूमन एग का अपने फॉलिकल से बाहर आ जाना, फिर फर्दर वो ओवरी से भी बाहर निकल के ओविडक्ट में चले आते हैं। तो ओव्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? LH। क्या ओनली LH? एनी लेवल ऑफ LH? तो याद रखेंगे, जब LH अपने पीक पे आएगा, इसे हम LH सर्ज कहते हैं, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्सेस अमाउंट में रिलीज होंगे, तब रप्चरिंग होगी और ओव्यूलेशन होगा। अब उसके बाद याद रखिए, उसके बाद ये रिपेयर्ड हो जाता है और फिर से इसके जो टिश्यूज हैं वो मेंटेन हो जाते हैं। अब जो LH का फर्दर लेवल है, तो LH जो है वो ग्रैनुलोसा सेल्स में एक येलो पिगमेंट जो कैरोटीनॉइड ग्रुप का है, ल्यूटिन, उसके सिंथेसिस को इवोक करता है और इस तरह से येलो पिगमेंट ग्रैनुलोसा सेल्स में जब सिंथेसाइज बन जाते हैं तो अब ग्रैनुलोसा सेल्स का नाम हो गया ल्यूटियल सेल्स। अब याद देखिए, सेकेंडरी ओसाइट तो बाहर चला गया और मैंने कहा ग्राफियन फॉलिकल दो सेल का मास है, ग्रैनुलोसा सेल्स एंड सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट बाहर चला गया, बचा क्या ग्राफियन फॉलिकल में? तो ग्रैनुलोसा सेल्स बच गए और ग्रैनुलोसा सेल्स में LH ने क्या किया? ल्यूटिन सिंथेसाइज करवाया और इस तरह से ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं आफ्टर ल्यूटिन सिंथेसिस ल्यूटियल सेल्स कहलाएंगे और तब एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम इज मास ऑफ ल्यूटियल सेल्स। अब याद रखिए, उसके बाद आप याद रखेंगे कोर्पस ल्यूटियम का जो एंडोक्राइन फंक्शन है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन के लिए LH इवोक करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। उसके बाद ये इनहिबिन रिलीज करता है। ये इनहिबिन क्या करेगा भाई? फर्दर इनहिबिन का क्या रोल है? तो इसे हम डिस्कस करेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, इन सब चीजों पे आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम का सिंगल सिक्रेशन नहीं है प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, इनहिबिन रिलीज करता है और एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये कॉर्पस ल्यूटियम के एंडोक्राइन हार्मोनल सिक्रेशंस हैं। ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज करता है भाई? तो ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है। आप याद रखेंगे, एस्ट्रोजन का जो पैरेंट मॉलिक्यूल है, एस्ट्रोजन स्टेरॉयडल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन भी स्टेरॉयडल हार्मोन है और ये दोनों कोलेस्टेरॉल से सिंथेसाइज होते हैं। तो याद रखिए, एस्ट्रोजन कोलेस्टेरॉल से, ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा। कैसे, क्या सीक्वेंस है? वेरी शॉर्टकट। तो याद रखेंगे आप, कोलेस्टेरॉल से पहले एंड्रोजेंस, मेल सेक्स हार्मोन्स बनते हैं और उसके बाद एंड्रोजेंस को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो याद रखेंगे, कोलेस्टेरॉल से
जो एंड्रोजेंस का बनना है वो ग्राफियन फॉलिकल के स्पिंडल सेल्स में बनता है। याद रखें, कोलेस्टेरॉल से एंड्रोजन तक का जो स्टेप है वो ग्राफियन फॉलिकल के स्पिंडल सेल्स जो थीका इंटरना में पाए जाते हैं उसमें बनता है। और फिर एंड्रोजेंस से एस्ट्रोजन का जो कन्वर्शन है, जो सिंथेसिस है एस्ट्रोजन का, वो ग्रैनुलोसा सेल्स जो ग्राफियन फॉलिकल के उनके द्वारा होता है। तो यहाँ पे याद रखना आपको। तो यदि कोई